तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में चल रहा है और अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम एंड बोटेनिक गार्डन एंड टैक्सोनोमिक लिटरेचर। हर्बेरियम एंड पहले हम ये पढ़ रहे थे टैक्सोनोमिक लिटरेचर यानी वर्गीकी साहित्य। तो हर्बेरियम में और टैक्सोनॉमी लिटरेचर में जाने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ। क्या होता है, हम वनस्पति शास्त्र की अन्य शाखा पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, प्लांट एनाटॉमी सब पढ़ते हैं, लेकिन उनका अध्ययन क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? प्रयोगशाला तक सीमित माना जाता है। उनका अध्ययन क्षेत्र प्रयोगशाला या क्लासरूम तक सीमित माना जाता है। परंतु टैक्सोनॉमी यानी सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, बात सिस्टमैटिक की हो रही है, यहाँ मायने नहीं रखता कि जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म, सिस्टमैटिक यानी वर्गीकृत। तो जो टैक्सोनॉमी है उसका अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत माना जाता है। यानी हम अगर वर्गीकी का अध्ययन करते हैं तो हमें प्रयोगशाला और क्लासरूम इन दोनों के अलावा बाहर फील्ड की भी जरूरत पड़ती है, अर्थात हमें पाठकों को उनके आवासों में जाकर उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकी का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत है और विभिन्न पादप जातियों का अध्ययन करने के लिए इनके आवास में जाकर के इनका अध्ययन करना आवश्यक होता है, इनको इकट्ठा करना आवश्यक होता है, ठीक है। और इसके लिए हम कहाँ जाते हैं? प्रयोगशाला या क्लासरूम से बाहर जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं, ठीक है। तो विभिन्न क्षेत्रों या आवासों से लाए गए पादप जात को प्रयोगशालाओं में उपयुक्त विधियों से उनको अध्ययन करते हैं। हम बाहर फील्ड में जाते हैं, हमें किसी पादप के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं है या उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो हम उस पादप को वहाँ फील्ड से इकट्ठा करके हम कहाँ ले आते हैं? प्रयोगशाला में ले आते हैं। और प्रयोगशाला में लाने के बाद कुछ विधियां ऐसी होती हैं, उन विधियों को हम काम में लेकर के उन पादपों को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि परिरक्षित करते हैं और फिर उनका हम अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन करते हैं। तो लाए गए पादप जात को फिर वहाँ प्रयोगशाला में लाने के बाद प्लांट प्रेस में सुखाया जाता है, प्लांट प्रेस में सुखाया जाता है और फिर इन्हें एक पादपालय शीट्स यानी हर्बेरियम शीट पर चिपकाया जाता है। देखिए, अब दोनों के बारे में समझना जरूरी है, इसके बारे में प्लांट प्रेस के बारे में भी और हर्बेरियम शीट के बारे में भी समझना जरूरी है। वो हम कैसे समझेंगे? प्लांट प्रेस क्या होता है? प्लांट प्रेस जो है इस तरह से धातु की दो प्लेट होती है, ठीक है, इस तरह से धातु की दो प्लेट होती है और उस पर क्या लगा होता है? एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है। इस तरह से जो जस्ते की प्लेटें होती है ये, इन दोनों के बीच स्पेस होता है इस तरह से और इस पर एक बेल्ट लगा होता है, ठीक है। जैसे हम बेल्ट बांधते हैं अपने शरीर पर पैंट को या कपड़ों को कसने के लिए, उसी तरह से बेल्ट जो है इस पर लगा रहता है। तो प्लांट प्रेस जो है इसका जो आकार है वो होता है 12 गुना 18। 12 गुना 18 का मतलब हो गया ये लगभग 30 × 45 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 12 गुना 18 इंच या फिर 30 × 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें सुखाया कैसे जाता है पादप को? पादप को सुखाने के लिए अखबार में या ब्लोटिंग पेपर में प्लांट को लपेटकर फिर वहां इसके बीच में रख दिया जाता है और बेल्ट से कसकर बांध दिया जाता है, ठीक है। फिर इसको धूप में रख दिया जाता है तो पादप
बाद पादप को पादपान्य शीट, इस तरह से हर्बेरियम शीट होती है उस पर चिपकाया जाता है। जैसे ये पादप है, ठीक है, इस तरह से इसको इस पर चिपका देते हैं। यहाँ इसकी दाहिनी साइड में लेबल लगा रहता है, ठीक है। तो इस लेबल पर पादप से संबंधित जानकारी हम अंकित करते हैं और यहाँ पर पादप का नाम लिखते हैं। तो ये हर्बेरियम शीट। तो इसका बताने का मतलब ये है, हमने शुरुआत की थी कि टैक्सोनॉमी का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके लिए हमें प्रयोगशाला से बाहर विभिन्न आवासों या क्षेत्रों में जाकर पादपों को एकत्रित करना होता है, फिर उनको प्रयोगशाला में लाकर उपयुक्त विधियों द्वारा उन पादपों को परिरक्षित करते हैं। परिरक्षित करने के लिए पादपों को प्लांट प्रेस में सुखाते हैं। प्लांट प्रेस में सुखाने के बाद पादप को कहाँ चिपका देते हैं? हर्बेरियम शीट पर चिपका देते हैं। तो इस तरह से पादप जात को या पुष्पी पादपों को इस प्रकार से परिरक्षित करने और पादपान्य बनाने की तकनीक को हर्बेरियम तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बेरियम तकनीक कहते हैं। इस तरह से पादपों को सुखाकर उनको शीट पर लगाकर या चिपकाकर हर्बेरियम शीट बनाने का जो काम है इसमें शामिल है, हर्बेरियम तकनीक में आता है, ठीक है। तो ऐसे पादपों की विस्तृत पहचान करना वर्गीकी का प्रथम उद्देश्य माना जाता है। वर्गीकरण का या वर्गीकी का प्रथम उद्देश्य क्या है? वर्गीकी का प्रथम उद्देश्य है जो अनजान पादप है, यानी कि जो जिसकी हमें अभी तक पहचान नहीं है, या बाहर से लाए गए पादप है या बाहर से लाकर बनाए गए प्रतिरूप हैं, उन प्रतिरूपों की सही पहचान करना ही वर्गीकी का प्रथम उद्देश्य माना जाता है। आपको मैं फिर से रिवर्स में ले जाना चाहूँगा। जब हमने वर्गीकरण पढ़ना शुरू किया था, तो टैक्सोनॉमी पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको वर्गीकी की परिभाषा बताई थी कि वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। तो पहचान, सबसे पहले क्या शब्द आया है? पहचान। तो वर्गीकी का प्रमुख सबसे पहला उद्देश्य क्या है? पादपों की पहचान। ये वाइवा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे पादपों की विस्तृत पहचान करना ही वर्गीकी साधनों का प्रथम उद्देश्य है। तो देखिए, पहचान होगी कैसे? पहचान के लिए हमारे पास पादप तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी पादप जो वनस्पति विज्ञान है उससे संबंधित विशेष प्रकार के साहित्य या पुस्तकों की भी आवश्यकता इसमें होती है। विशेष प्रकार के जो पुस्तक होती हैं उनकी भी आवश्यकता इसमें पाई जाती है। जैसे फ्लोरा होता है, जैसे आइकन होता है, ठीक है। फ्लोरा किसी भी एक क्षेत्र में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की पादप जातियां वो क्या मिलकर क्या बनाती हैं? फ्लोरा बनाती हैं। जैसे अपने भादरा क्षेत्र में जितनी भी पादप जातियां पाई जाती है, तो ये हो गया अपना भादरा का फ्लोरा, यानी कि फ्लोरा ऑफ तहसील भादरा। इस तरह से तहसील स्तर का फ्लोरा भी होता है। इसी तरह से फ्लोरा राष्ट्रीय स्तर का भी होता है, नेशनल लेवल फ्लोरा भी होता है, स्टेट लेवल फ्लोरा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्लोरा जो है वो किस आधार की सीमाओं का बना होता है? प्रशासकीय सीमाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? राष्ट्रीय लेवल यानी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और फिर उसके बाद तहसील लेवल, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होता है। तो इस तरह से ये तो होते हैं फ्लोरा। फ्लोरा में उस क्षेत्र में पाए जाने वाली समस्त प्रकार की पादप जातियों या पौधों का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। आइकन क्या होता है? आइकन जो है वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पादपों के हूबहू चित्र होते हैं। आइकन क्या होते हैं? पादपों के हूबहू चित्रों वाली किताब होती है। तो उनमें भी उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं पौधों की पहचान के लिए, ठीक है। तो सभी प्रकार के वनस्पतिक साहित्य को सम्मिलित रूप से
क्या कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं। जो वर्गीकीय साहित्य है वो मिलकर क्या बनाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं। पुस्तकालय बनते कब है, पुस्तकालय जो है उसके अंदर डोरा, आइकन ये सब किस लिए काम आते हैं, ये काम आते हैं कि बाहर से लाए गए प्रतिरूप या बनाए गए प्रतिरूप का फिर वहां जो उपलब्ध हर्बेरियम है उसके साथ तुलना कर पादप की पहचान करें। इसके लिए वर्गीकीय साहित्य को काम में लिया गया। ठीक है, आगे है टूल ऑफ टैक्सोनॉमी। इसका मैंने आपको नाम नहीं बताया ना, इसका होता है 11.5 × 13.5, ये इसका मान। ठीक है, ये होता है लगभग 28.25 41.75 ये इसका मान होता है। ठीक है, चलो ये तो हम आगे जब हर्बेरियम तकनीक को विस्तार से हम पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं टूल ऑफ टैक्सोनॉमी। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकीय के साधन क्या है, पादप वर्गीकीय के साधन। पादप वर्गीकीय के साधन, तो पादप वर्गीकीय के साधन के लिए पादप वर्गीकीय के उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। उन साधनों को हम क्या कहते हैं, पादप वर्गीकीय के साधन। ठीक है, तो उद्देश्यों में उद्देश्य क्या है, मैंने क्या बताया कि पादप वर्गीकीय के उद्देश्यों का निर्धारण करने में कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, पहचान, पादपों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण, ये उद्देश्य है। ठीक है, तो पादप वर्गीकीय में उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं उनको पादप वर्गीकीय के साधन कहते हैं। उद्देश्य से मतलब है पादपों की पहचान, उनका नामकरण और वर्गीकरण। सीधी सी बात है, पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, उनको हम वर्गीकीय के साधन कहते हैं। तो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पादप की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अगर हम पादप की कोई सूचना नहीं रखते हैं तो हम अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएंगे। तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पादप की सूचनाओं का होना भी आवश्यक है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को हम काम में लेते हैं उनको हम कहते हैं वर्गीकीय साधन। ऐसी सूचनाएं हमें इकट्ठी करनी है और उनको इकट्ठा करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे साधनों को काम में लेना होता है जो हमारे वर्गीकीय अध्ययन को सुगम या सरल बना सके या हमें समुचित जानकारी प्राप्त करा सके। ठीक है, तो देखिए प्रमुख वर्गीकीय साधन कौन कौन से हैं। प्रमुख वर्गीकीय साधन में सबसे पहला आता है फील्ड यानी क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र के बाद आता है इसमें हर्बेरियम दूसरा। तीसरा आता है इसमें बॉटनी गार्डन। वनस्पतिक उद्यान। और इसके बाद आता है टैक्सोनॉमी लिटरेचर नंबर 4। टैक्सोनॉमी लिटरेचर, तो इस तरह से हम देखते हैं ये क्या है, वर्गीकीय के साधन। फील्ड, हर्बेरियम, बॉटनी गार्डन और टैक्सोनॉमी लिटरेचर, इन चारों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको फील्ड के बारे में बताता हूं। ठीक है, फील्ड क्या है, देखिए फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र। पादपों के वर्गीकीय अध्ययन के लिए हमें पता है जब भी हमें किसी पादप का वर्गीकीय अध्ययन करना है, ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके संभावित आवास में जाना पड़ेगा। उसके संभावित आवास में जाकर के हम उस पादप
आवाज़ों को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस आवास या उस क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करना आवश्यक होता है। सीमा का निर्धारण दो तरह से होता है, एक तो होता है पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल, ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है प्रशासकीय। प्रशासकीय जो गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ सीमाएं तय होती हैं, उन सीमाओं के भीतर हमें उस क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। तो दोबारा से हम समझेंगे, किसी भी पादप या पादप जातियों या पादपों का वर्गीकीय अध्ययन करने के लिए हमें उनके संभावित आवासों में जाना पड़ता है और इसके लिए उन आवासों या क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण सबसे पहले किया जाता है। तो पारिस्थितिकीय जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, अभी हम देखते हैं। पारिस्थितिकीय रूप से कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं। सीमाएं, ठीक है, पहली है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी में देखिए, हमें किसी पादप का जलीय आवास पता है तो उस आधार पर हम बता सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट यानी जलीय आवास, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है इसमें टेरेस्ट्रियल या फिर डेजर्ट, जो आप डेजर्ट हैबिटेट, डेजर्ट में होता है मरु आवास। तीसरा आता है पर्वतीय यानी गिरी या हिल, पर्वतों के ऊपर भी कुछ आवास पक्षियों के पाए जाते हैं। चौथा आता है फॉरेस्ट यानी वन, और पांचवा आता है कल्टीवेटेड हैबिटेट। तो इस तरह से पारिस्थितिकी आवास कौन से हो गए, एक्वेटिक हैबिटेट जलीय आवास, डेजर्ट यानी मरु आवास, हिल यानी पर्वतीय क्षेत्र, और नंबर 4 फॉरेस्ट, नंबर 5 है कल्टीवेटेड हैबिटेट यानी कि कृष्ट क्षेत्र जो होते हैं। अब देखिए ये तो हो गए पारिस्थितिकी आवास। अब अगर हम प्रशासकीय क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो सीमाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्रशासकीय क्षेत्र की दृष्टि से सीमाओं का निर्धारण किया जाता है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस तरह से ये हो गए प्रशासकीय दृष्टि से क्षेत्र का निर्धारण, ठीक है। तो इस तरह से फील्ड क्या है, फील्ड या क्षेत्र वो है या वो आवास है जहां पर हम जाते हैं और पादपों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, पादपों के अध्ययन के लिए पादपों को इकट्ठा किया जाता है, तो वो आती है फील्ड। अगला आता है फील्ड हो गया, इसके बाद आता है अर्बेनियम, नेक्स्ट है अर्बेनियम। इसको हिंदी में कहते हैं पादप, पादपाद्य, ठीक है, या इसे हम पादप संग्रहालय भी कहते हैं, पादप संग्रहालय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। जो अर्बेनियम है वो तो है एक वचन, अगर बहुत सारे अर्बेनियम है तो मिलकर बना लेते हैं अर्बेनिया यानी बहुवचन, ये बहुवचन, ठीक है, इस तरह से। तो एक वचन क्या है अर्बेनियम और बहुवचन क्या है अर्बेनियम। आगे देखें हम, देखिए पादपालय है क्या, ऐसा संग्रहालय होता है पादपालय जहां सूखे प्रतिरोपित व पहचाने हुए प्रतिरूप, सूखे हुए, ठीक है, प्रतिरोपित यानी माउंटेड, कहां पर अर्बेनियम सीट पर, सूखे हुए प्रतिरोपित और पहचाने हुए प्रतिरूप विशेष वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित तरीके से
क्या होता है? हर्बेरियम। ठीक है, दोबारा से सुनो इसकी परिभाषा। पादपाल्य क्या है? ऐसे संग्रहालय जिनमें सुखाए हुए या सूखे हुए प्रतिरोपित यानी माउंटेन, प्रतिरोपित और पहचाने गए प्रतिरूप किसी खास वर्गीकरण पद्धति के अनुसार व्यवस्थित तरीके से संग्रह किए जाते हो, वो जगह कहलाती है पादप। ठीक है, तो पौधों की संरचना का ज्ञान कब होता है? पौधों की संरचना का ज्ञान सबसे ज्यादा ज्ञान कब होगा? जब हम पौधे को प्रत्यक्ष देखते हैं या पौधे को अपनी आंखों से देखते हैं प्रत्यक्ष, तब हम उसकी संरचना का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, हम उसकी संरचना का सही आकलन कर सकते हैं। तो पादपों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जो पादपाल्य में संग्रहित हर्बेरियम सीट है उनके साथ तुलना की जाती है। कौन से पादपों की तुलना की जाती है? जो पादप हम बाहर से इकट्ठा करके लाए हैं, जिनके हमने प्रतिरूप तैयार किए हैं, स्पेसिमेन तैयार किए हैं, उन स्पेसिमेन को वहां मौजूद पहले से स्पेसिमेन के साथ उसकी उनकी तुलना की जाती है और फिर सही लक्षणों का आकलन किया जाता है। तो हर्बेरियम का ये काम होता है। ठीक है, हर्बेरियम टेक्निक के बारे में हम जानेंगे। पादप प्रतीकों को संग्रह और संचयन करने के लिए एक तकनीक की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं हर्बेरियम टेक्निक। वास्तव में प्रतिरूप को क्या माना जाता है? पादप पहचान का सर्वाधिक जो सहायक एक अंग है वो माना जाता है, सहायक माना जाता है। ठीक है, पादप प्रतिरूपों को पहचानने के लिए इसको सहायक माना जाता है, प्रतिरूप को ही पादप पहचान में सक्षम माना जाता है। तो प्रतिरूपों को भिन्न क्षेत्रों से वृद्धि और जनन की अवस्थाओं के आधार पर इकट्ठा किया जाता है। यानी हम फील्ड में जाते हैं तो हम पादपों की स्थिति का आकलन करते हैं, उनकी अवस्थाओं का आकलन करते हैं। कौन सी अवस्थाओं का? उनमें वृद्धि और जनन की अवस्थाओं का आकलन करते हैं और अलग अलग अवस्थाओं वाले पौधों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हम किसी श्याम स्कूल जो है यहाँ हम घूम रहे हैं। ठीक है, और हमने देखा कुछ पादप हैं जो कि ग्रोथ कर रहे हैं, जिनमें कुछ जनन के लक्षण भी हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन हमें उन पादपों के बारे में समुचित जानकारी नहीं है, तो हम उन पादपों को वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसी खेत में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरह के पादप होते हैं। कुछ एक जैसे खेत में जाते हैं तो वहाँ पर एक फसल होती है, फसल के साथ कुछ खरपतवार भी होती है। लेकिन हम अगर फसल की ही बात करें, जैसे मटर की फसल की बात करें, तो हम गए हैं मटर के खेत में, लेकिन हमें पता नहीं कि मटर का पादप है। ठीक है, हम वहाँ जाने के बाद कुछ पादप ऐसे देखते हैं जिनमें की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है, तो हम उनमें से एक इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़ा आगे चल के गए हम, उसी मौसम में थोड़ा सा आगे चल के जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मटर के कुछ ऐसे पादप भी हैं जिनमें पुष्प लगे हुए हैं, तो वो उनका जनन लक्षण हो गया, तो पुष्पों के साथ उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि और जनन की अलग अलग अवस्थाओं को इकट्ठा किया जा सकता है, वो भी एक ही मौसम में। इससे क्या होगा? इससे हम उनकी सूचनाओं या उनके लक्षणों का सही आकलन कर सकते हैं। तो सबसे मुख्य और जरूरी बात क्या होती है? सबसे लास्ट में हमें कोई प्रतिरूप तैयार करना है, तो उस प्रतिरूप में पादप के सभी अंग मौजूद होने चाहिए। यानी पादपों के सभी अंगों की मौजूदगी उस पादप के अंदर होनी आवश्यक है। तो प्रतिरूपों को इकट्ठा करने के लिए एक ही मौसम में, ठीक है, एक ही मौसम में क्षेत्र में बार बार भ्रमण करना चाहिए और अलग अलग अवस्थाओं वाले पादपों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। तो आगे है इसके अंदर कुछ औजार जिसे हम उपकरण कहते हैं, पादपों को एकत्रित करने के लिए औजार, पादपों के एकत्रण के लिए
औजार, कौन कौन से औजार हैं जिनसे हम पादपों को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, ये होती है कैंची। हमारे पास कैंची होनी चाहिए। हम फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए वो है। ठीक है, तो फील्ड में जाने से पहले हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए। ठीक है, खुरपी होनी चाहिए या खोदने का उपकरण होना चाहिए। तीसरा आता है इसमें पोर्टेबल प्लांट ट्रेस। पोर्टेबल प्लांट ट्रेस, पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से ढोई जाने वाली, यानी जिस प्लांट ट्रेस को हम आसानी से अपने साथ ले जा सकते हो, ऐसी प्लांट ट्रेस होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है वेस्कुलम। वेस्कुलम जो है एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें हम इकट्ठे किए हुए पादपों को रखते हैं। वहां पर नमी से बचाए रखने के लिए उनको वहां पर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम हर्बेरियम शीट तैयार करते हैं तो पादपों में पूर्ण रूप से नमी मौजूद होनी चाहिए, तभी वो एक ही शेप में हर्बेरियम शीट के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमने फील्ड में ही उनको खुला छोड़ दिया तो उनकी नमी खत्म हो जाएगी, पौधा आधा मुरझाया हुआ होगा, आधा बिना मुरझाया होगा, तो उसका प्रतिरूप सही तरह से नहीं बन पाएगा। इसलिए वेस्कुलम को हम वहां साफ लेकर के जाते हैं जिससे पादपों में नमी बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है फील्ड डायरी। फील्ड डायरी हम अपने साथ रखते हैं क्योंकि वहां पर जब हम जाएंगे तो हमें पादप से संबंधित जो जानकारियां वहां हमें मिलेगी, हम उन जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और फिर कहाँ लिखेंगे, फील्ड डायरी में लिखेंगे। फील्ड डायरी में क्या क्या लिखते हैं, एक को नंबर दिया जाता है। ठीक है, पादप को। ठीक है, एक ही पादप के अगर अलग अलग लक्षणों वाले कई सारे पौधे मिल जाते हैं तो उन सभी पौधों को एक ही नंबर दिया जा सकता है। पहली बात तो ये, उस नंबर को हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पादप को हमने कब कलेक्ट किया, उस तारीख और उस टाइम को वहां अंकित करते हैं। ठीक है, और वहां पर उस पादप को देखने के बाद सबसे पहले हमारे जहन में कुछ ऐसे लक्षण याद आ जाते हैं जो हमने पहले देखे हुए हैं कहीं, उनको भी हम फील्ड डायरी में उसी वक्त लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसके बाद आता है आगे वो क्या क्या काम आता है, इसमें पॉलीथीन और रबर बैंड, ये भी इसमें जरूरत होती है। पॉलीथीन इसलिए जरूरत होती है, जो वेस्कुलम में रखते हैं तो पॉलीथीन के साथ रखते हैं ताकि नमी बरकरार रहे। रबर बैंड बिल्कुल बांधने के लिए। ठीक है, इसके बाद ब्लॉटिंग पेपर और अखबार। ब्लॉटिंग पेपर या फिर जो न्यूज़पेपर है वो भी हम साथ में देते हैं। ब्लॉटिंग पेपर मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो न्यूज़पेपर। इसके बाद और से चिमटियां होती हैं, और से चिमटियां साथ में रखते हैं। चिमटियां क्यों ले जाते हैं साथ में, चिमटियां इसलिए ले जाते हैं क्योंकि वहां पर पादपों पर किसी तरह का कोई दूसरा जीव वहां हो तो हम उसको हटा सकें। ठीक है, आसानी से अगर हमें किसी का पुष्प या किसी का फूल अलग करना है, छोटे पादप हैं तो हम उनको वहां से आसानी से हटा सकें। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद आता है एक बड़ा थैला और उसके बाद हैंडलेस। एक हैंडलेस भी होना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जब हम फील्ड में किसी पादप के एकत्रण के लिए जाते हैं तो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, जो पढ़ाया गया है उसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए। मैं यहाँ नोट उपलब्ध करवा रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा कराती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ काम हो गया था। लेकिन अब कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप साथ के साथ ही उसको रिवाइज करें। कोई आपको अगर उसमें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के जरिए मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं उसको आपको दोबारा बता दूंगा जब भी टाइम हुआ। वैसे थोड़ा बहुत मैं रिपीट करता भी रहता हूँ, साथ साथ नोट्स में आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा साथ साथ। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से
और जो भी चीजें मैं आपको